अर्ली 2000s में आई एक मूवी ने बवाल काट दिया था। ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव मैनर। अंतरिक्ष, यूएफओज, एलियंस, दूसरे प्लैनेट्स पर पॉसिबल लाइफ, इन सब सवालों का सैलाब सा आ गया था अपने यहाँ। ऐसा नहीं था कि कोई मिल गया, अपने टाइप की पहली मूवी थी। उससे पहले एलियन सीरीज, एलियंस, ईटी वगैरह को भी लोगों ने खूब प्यार दिया था। और ये प्यार इस बात का पुख्ता सबूत है कि स्पेस और परग्रही जीवों के बारे में दिलचस्पी थमने का नाम नहीं लेती। आसमान की ओर तकते हुए कितनी ही बार कुछ खोजने, पता करने का ख्याल हम में से कितनों के जहन में आया होगा कि इतने बड़े एवर एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड में क्या हम वाकई अकेले हैं और कोई नहीं, कहीं भी, कैसे? आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ऐसे ही सवालों से शुरू हुई थी। वो सवाल जो ऑब्जर्वेटरीज में फुसफुसाए गए, फिलोसॉफिकल एसेज में छापे गए और पीढ़ी दर पीढ़ी उन सभी सभ्यताओं के दिमाग में कौंधते रहे जो आसमान में चमकते सितारों को देखती थी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज खुलकर बात करेंगे उस सवाल पर जिसे मिथ्या, साइंस फिक्शन, मूवी रिलेटेड हवाई गप, साइंस फैंटेसी आदि कहकर साइड कर दिया जाता है, जिसका जवाब जानना तो सब चाहते हैं पर उस सवाल को एड्रेस करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा क्या कहीं और जीवन है? दिलचस्प बात यह है कि आपकी हमारी आम बातचीत की तरह ये सवाल असल में दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि मल्टीपल टाइम्स इसे हल करने की कई कोशिशें की गई। एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिशों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। ये फहरिस्त ज़रा लंबी है और हर अटेम्प्ट खासा इंटरेस्टिंग भी, तो आराम से बैठिए और इन किस्सों को इत्मीनान से सुनिए। मानव इतिहास में कितने ही सालों तक किसी और प्लैनेट पर जीवन की पॉसिबिलिटी से जुड़े सवाल महज एक कल्पना, एक कविता जैसे थे। पिछले 100 सालों में इंसानों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, गणित, मशीनों और संदेशों के जरिए। पृथ्वी से मैसेजेस को अनंत अंतरिक्ष की तरफ भेजा गया। रेडियो टेलीस्कोप जो आसमान से आती हल्की सी आवाज़ भी सुनने की कोशिश करते हैं, और ऐसे अंतरिक्ष यान जो सूरज से भी आगे तक हमारी सभ्यता के निशान लेकर उड़ रहे हैं। इंसानियत ने दशकों से कोशिश की है कि इस वास्ट कॉस्मोस में किसी से संपर्क हो सके, या कम से कम यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ा जा सके, हम यहाँ थे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मॉडर्न साइंटिफिक खोज, मतलब पृथ्वी के अलावा बुद्धिमान जीवन की तलाश 1960 में शुरू हुई। ये शुरुआत हुई अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीन बैंक में स्थित एक छोटी सी रेडियो ऑब्जर्वेटरी में। वहीं पर 29 साल के एक यंग एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने 26 मीटर का रेडियो टेलीस्कोप दो पास के स्टार्स की तरफ घुमाया, टाउ सेटी और एप्सिलॉन एरिडानी। दोनों ही सनलाइट स्टार्स थे। अब सनलाइट स्टार्स क्या होते हैं बताते हैं। सनलाइट स्टार्स वो तारे होते हैं जो हमारे सूरज की तरह मीडियम साइज के, गर्म और रोशनी और ताप देने वाले होते हैं। फ्रैंक किसी यूएफओ या हरे रंग के छोटे छोटे एलियंस को नहीं ढूंढ रहे थे। उनका लक्ष्य था एक नैरो बैंड रेडियो सिग्नल खोजना, एक ऐसा सिग्नल जो प्रकृति खुद नहीं बना सकती। नैरो बैंड रेडियो सिग्नल का मतलब होता है एक बहुत छोटी रेंज वाली रेडियो वेव सिग्नल लाइन जो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है। इसका औचित्य समझते हैं। सोचिए, अगर ऐसा सिग्नल मिल जाए जो किसी नेचुरल प्रोसेस के चलते ना बना हो, तो ये लगभग पक्का संकेत होगा कि वो किसी बुद्धिमान सभ्यता जो ऐसे एलियंस द्वारा भेजा गया है, क्योंकि वो किसी प्राकृतिक घटना के चलते तो बना है नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर भीड़ में कोई इंसान हेलो बोल दे तो ये समझ आएगा ना कि ये हवा की आवाज़ नहीं है, इंसानी आवाज़ है, इंसान द्वारा दिया गया एक सिग्नल है। ठीक वैसे ही फ्रैंक भी यूनिवर्स में हेलो जैसा सिग्नल ढूंढ रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ओज़मा, एल फ्रैंक बॉम की विजिट ऑफ ऑज किताब की रानी के नाम पर, जो एक अनजान जादुई सफर की तरफ इशारा करता था। हफ्तों तक फ्रैंक ड्रेक सुनते रहे, स्टैटिक साउंड्स, पल्सेस की बीट्स, कॉस्मिक नॉइज, पर वैसी कोई आवाज़ नहीं आई जो फ्रैंक खोज रहे थे। फिर भी प्रोजेक्ट ओज़मा इंसानियत की पहली डेलिबरेट और सिस्टमैटिक कोशिश थी धरती के बाहर किसी बुद्धिमान जीवन की आवाज़ सुनने की, उसे खोजने की। यही एक्सपेरिमेंट आगे चलकर सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की प्रेरणा बना, और जिसने एक नई साइंटिफिक फील्ड को जन्म दिया जो आज इतने दशकों बाद भी जारी है। बाद में फ्रैंक ड्रेक ने दुनिया को एक और बड़ी विरासत दी, द ड्रेक इक्वेशन। ये एक सरल सा फॉर्मूला था जो ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे बात कर सके।
भले ही इसके नंबर निश्चित नहीं है, पर इस इक्वेशन ने इंसानियत को एक फ्रेमवर्क दिया जिसकी मदद से हम सदियों पुराने सपने पर साइंटिफिक तरीके से बात कर सके। कहीं ना कहीं शायद कोई और भी है। 1970 के शुरुआती दशक तक नासा ऐसी स्पेस प्रोब्स माने अंतरिक्ष मशीनें बनाने की तैयारी कर रहा था जो मंगल, मार्स से भी आगे जाएं, ऐसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वो हमारे सौर मंडल से बाहर निकल जाएंगी। तभी प्रवेश होता है यूनिवर्स के पोएट एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन का और उनके साथ ही फ्रैंक ड्रेक का। जी वही प्रोजेक्ट ओज़मा वाले फ्रैंक ड्रेक। इन दोनों ने एक अनोखा विचार रखा कि बनाए जा रहे अंतरिक्ष यानों पर एक संदेश लगाया जाए, पूरी गैलेक्सी के लिए एक तरह का ग्रीटिंग कार्ड। इसी सोच से जन्म हुआ पायनियर प्लैक्स का। छोटे सुनहरे एल्यूमिनियम प्लेट्स जो पायनियर 10 जो 1972 में लॉन्च किया गया और पायनियर 11 1973 में जो लॉन्च हुआ था उन पर लगाए गए। ये इंसान का पहला नमस्ते था ब्रह्मांड के लिए। हर प्लेट पर ये चीजें बनी थी, एक पुरुष और एक महिला की आकृति यानी मानवता का प्रतीक। हमारे सूरज की लोकेशन पल्सर्स के जरिए जिन्हें कॉस्मिक साइन पोस्ट माना गया, हमारे सोलर सिस्टम की एक चित्रकारी ताकि पता चले अंतरिक्ष यान आया कहां से है। जैसा कार्ल सेगन ने लिखा था, अगर हम इंसानों की बनाई पहली चीजें तारों के बीच भेज रहे हैं तो ये दुखद होगा अगर वो उन प्राणियों के बारे में कुछ न कहें जिन्होंने उन्हें बनाया है। इंसान ने अपनी आवाज अंतरिक्ष में भेज दी थी, चाहे जवाब मिले या ना मिले। कुछ ही साल बाद नासा 2 और अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों 1970 में लॉन्च हुए। इनका सफर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरना था और फिर धीरे धीरे इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करना था। आगे बढ़ने से पहले हम इंटरस्टेलर स्पेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, पहली नजर में लगता है कि इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब बस तारों के बीच की जगह है, क्योंकि इंटर का मतलब होता है बीच और स्टेलर का मतलब होता है स्टार। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि पूरी स्पेस ही इंटरस्टेलर स्पेस है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक बाउंड्री तय की, एक ऐसी लाइन जहां तक सूरज का पावर चलता है और जिसके आगे उसका असर जीरो हो जाता है। मतलब सूरज की रोशनी में मौजूद पार्टिकल्स और उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस बाउंड्री को हीलियोपॉज कहते हैं। उसके अंदर का जो पूरा इलाका है उसे हीलियोस्फेयर कहते हैं। ये सूरज द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा बबल जैसा इलाका होता है। सूरज हमेशा हमारी ओर पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड भेजता रहता है, बहुत तेजी से, 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से। इस हवा को सोलर विंड कहते हैं। जैसे धरती की हवा चीजों को धक्का देती है, वैसे ही सोलर विंड भी बाहर की चीजों को पुश करती है। बाहर की चीजें यानी दूसरे तारों से आने वाले पार्टिकल्स। अब फर्क समझिए, हीलियोस्फेयर के अंदर सूरज के पार्टिकल्स गर्म होते हैं लेकिन उनकी डेंसिटी कम होती है। इस बबल के बाहर पार्टिकल्स ठंडे होते हैं लेकिन डेंसिटी ज्यादा होती है और मैग्नेटिक फील्ड सूरज का नहीं होता। तो अब आप हीलियोपॉज के बाहर पहुंच जाते हो, वहां ठंडे पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड सूरज वाला नहीं रहता, और तब समझ जाइए कि आप एंटर कर चुके हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। अब कहानी पर लौटते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि कार्ल सेगन और उनकी टीम ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में एक और मौका देखा। इस बार वो सिर्फ एक साधारण प्लेट नहीं भेजना चाहते थे, वो ऐसा संदेश भेजना चाहते थे जो इमोशन से भरा हो, जो पृथ्वी की आवाज, तस्वीर और स्पिरिट अपने साथ लेकर जाए। उन्होंने बनाया वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड, 12 इंच का सोने की परत चढ़ा हुआ कॉपर डिस्क जिसमें शामिल थी ये सारी चीजें। 55 भाषाओं में अभिवादन, संगीत, बाक और बिथोवन से लेकर चक बेरी तक, प्रकृति की आवाजें जैसे समंदर की लहरें, पक्षियों की चहचहाहट, गरज, बच्चे के रोने की आवाज, 116 तस्वीरें धरती के जीवन, इमारतों और लोगों को दिखाती हुई, और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का संदेश। क्या था संदेश? दिस रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स आवर होप एंड आवर डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव एंड टू मीट द चैलेंज ऑफ द कॉस्मोस, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ क्यों है। ये रिकॉर्ड हमारी उम्मीद और हमारे संकल्प का प्रतीक है कि हम जीवित रहेंगे और ब्रह्मांड की चुनौतियों का सामना करेंगे। रिकॉर्ड के कवर पर ही निर्देश बनाए गए थे, इसे कैसे चलाना है और हमारी धरती को आकाश गंगा में कैसे ढूंढा जा सकता है। एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, इसे समझना आसान तो कतई नहीं था। किसी को नहीं पता कि कभी कोई इन्हें पाएगा भी या नहीं। अगर डिस्टेंस बैरियर पार कर भी ले तो लैंग्वेज और साइंस वगैरह कम्युनिकेशन बैरियर तो बनाते हैं। बहरहाल आज वॉयेजर 1 धरती से 24 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुका है, और जैसा कार्ल सेगन ने कहा था, वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड इज अ बॉटल इनटू द कॉस्मिक ओशन।
ब्रह्मांड के महासागर में फेंकी गई एक बोतल जिसके भीतर एक चिट्ठी है। अगर पायनियर और वॉयेजर अंतरिक्ष में भेजे गए पोस्ट कार्ड्स थे तो अरेसेबो मैसेज इंसानियत की पहली रेडियो पुकार थी। क्या था अरेसेबो मैसेज, बताते हैं। 16 नवंबर साल 1974 पोर्टो रिको में बने विशाल अरेसेबो ऑब्जर्वेटरी से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजा जिसका लक्ष्य था मेसियर 13 M13 नाम के स्टार क्लस्टर तक पहुंचना, जो हमसे लगभग 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये ऐसा था जैसे इंसानों ने ब्रह्मांड की खामोशी में जोर से आवाज लगाई हो कि अब वहां कोई है। ये संदेश बाइनरी कोड में लिखा गया था और इसमें इंसानों और पृथ्वी के बारे में बुनियादी जानकारी थी, जैसे नंबर्स, DNA, सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में। इसका मुख्य मकसद ये दिखाना था कि इंसान ऐसी तकनीक रखते हैं जो कोई बाहरी सभ्यता भी समझ सके। मतलब ये संदेश तुरंत एलियन से संपर्क करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि ये साबित करने के लिए था कि हम ऐसा संदेश बना और भेज सकते हैं। फ्रैंक ड्रेक, कार्ल सेगन और उनकी टीम ने यह संदेश तैयार किया था। इसमें 1679 बिट्स का डेटा था जिसे जोड़ने पर एक छोटी सी डिजिटल पिक्चर बनती थी। इसमें शामिल थे 1 से 10 तक के नंबर्स, जीवन के जरूरी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर्स, DNA की संरचना मतलब DNA स्ट्रक्चर, इंसान की आकृति, हमारा सौर मंडल माने सोलर सिस्टम, और अरेसेबो टेलीस्कोप का एक स्कीमेटिक मतलब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैसेज असल में एलियंस को बुलाने से ज़्यादा हमारी तकनीक दिखाने की कोशिश था, क्योंकि इसे M13 तारा मंडल तक पहुंचने में 25,000 लाइट ईयर्स लगेंगे। लेकिन इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी थी। इतिहास में पहली बार मानव जाति ने ब्रह्मांड को जानकारी से भरा संदेश सुनाया था। हमने इस मैसेज के जरिए एक तरह से ये संदेश स्पेस में भेजा कि हम मौजूद हैं और हम इंटेलिजेंट स्पीशीज भी हैं। अभी तक ये नहीं मालूम कि अरेसेबो मैसेज को किसी दूसरी इंटेलिजेंट स्पीशीज ने रिसीव किया है या नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। फिर जिस अरेसेबो टेलीस्कोप से ये संदेश भेजा गया था वो 2020 में कोलैप्स कर गया, इसीलिए अब उससे कोई नया संदेश भेजा नहीं जा सकता। ये मैसेज M13 नाम के तारा समूह की तरफ भेजा गया था जो बहुत दूर है। भले ही ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी दूरी होने के कारण ये अभी तक उस रास्ते का बहुत बहुत छोटा हिस्सा ही तय कर पाया है। यह हमारी आपकी लाइफ टाइम में उस जगह तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी ये एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है जिसने अंतरिक्ष में दूर सभ्यताओं से बात करने के सपने को और मजबूत किया। जब नासा और अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में संदेश भेज रहे थे, जाहिर है USSR भी पीछे रहने वाला नहीं था। सेरेंडिप प्रोग्राम एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जो बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से स्पेस से आने वाले अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स ढूंढने के लिए बनाया गया था। सीधे शब्दों में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही आसमान की ओर कान लगाए बैठे थे, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई आवाज़ मिले, और जिसे पहले आवाज़ या भेजे गए मैसेजेस का रिस्पॉन्स मिले वो देश उस ब्रेक थ्रू पर अपना ठप्पा लगा दे। 1971 स्टैनफोर्ड में प्रोजेक्ट साइक्लोप्स की योजना शुरू की। ये एक बहुत बड़ा आइडिया था। क्या था ये आइडिया? ये कि दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क बनाया जाए ताकि बहुत हल्के एलियन सिग्नल्स भी पकड़े जा सके। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा था सो ये कभी बन ही नहीं पाया, लेकिन साइक्लोप्स आइडिया ने आगे चलकर सेटी की तकनीक और योजनाओं को बहुत प्रभावित किया। फिर साल 2001 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ज़ायत्सेव ने पहले मॉडर्न एक्टिव मेटी मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ट्रांसमिशंस में से एक भेजा जिसे कहा गया टीनएज मैसेज। ये संदेश 6 नज़दीकी सूरज जैसे स्टार्स की ओर भेजा गया था। इस सिग्नल में संगीत, डिजिटल जानकारी और युवाओं द्वारा रिकॉर्ड किए गए ग्रीटिंग्स शामिल थे। कहा जा सकता है कि रूस ने भी ब्रह्मांड से कहा, हम यहाँ हैं और हम दोस्ती का संदेश भेज रहे हैं। कार्ल सेगन साहसी सोच में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, वी मस्ट नॉट हाइड इन द कॉस्मोस, वी मस्ट से वी आर हियर। मतलब हमें ब्रह्मांड में छिपना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम मौजूद हैं। लेकिन उनके इस कदम ने बहस भी शुरू कर दी। आलोचकों ने उन पर कॉस्मिक इररिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ब्रह्मांड के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि धरती की लोकेशन बताना खतरनाक हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एडवांस्ड लेकिन हॉस्टाइल माने शत्रुतापूर्ण सभ्यता हमारी तरफ ध्यान दे और ये पृथ्वीवासियों पर ही हावी पड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बहस थम चुकी है, ये आज भी जारी है। क्या हमें ब्रह्मांड में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए या चुपचाप सितारों के बीच खोए रहना चाहिए?
अगस्त 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे एक वॉलंटियर रिसर्चर जेरी आर एहमन रेडियो डेटा देख रहे थे और तभी कुछ असाधारण हुआ। एक बहुत तेज और साफ रेडियो सिग्नल मिला जो पूरे 72 सेकंड्स तक चलता रहा। जेरी एहमन ने इस सिग्नल को देखकर प्रिंट आउट पर घेरा बनाया और उस पर लिख डाला वाओ, क्योंकि सिग्नल बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अजीब था। वैज्ञानिकों ने यह संभावना खारिज कर दी कि यह किसी पृथ्वी के सैटेलाइट सिग्नल रिफ्लेक्शन या चांद सूरज जैसी किसी चीज से आया हो। ये वाव सिग्नल धनु तारामंडल सैजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया था जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर के पास है। इस सिग्नल ने वो सब क्राइटेरियाज फुलफिल किए जो एक इंटेलिजेंट सोर्स से आने वाले सिग्नल माने जाते हैं। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पैटर्न सब सही थे, लेकिन आज तक कई दशकों की कोशिशों के बावजूद भी वो सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। एक आवाज आई और हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या वो सच में कोई संदेश था या कोई टेक्निकल ग्लिच या बस किसी कॉमेट माने धूमकेतु का इशारा? टिल डेट किसी को नहीं पता। इतनी कोशिशों और बार बार ऑब्जर्वेशंस के बावजूद ये सिग्नल आज तक नहीं मिला। ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक प्राकृतिक घटना थी, शायद किसी मैग्नेटार बहुत शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्टार से निकला जबरदस्त फ्लेयर जो अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस के बादलों से टकराया और ऐसा सिग्नल बना। सब कयासों के बावजूद वाव सिग्नल आज तक सेटी के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। 1980 और 1990 के दशक में यूरोप की कई ऑब्जर्वेटरीज भी आउटर स्पेस में जीवन खोजने की मुहिम में जुड़ गईं। ब्रिटेन की जॉर्डल बैंक ऑब्जर्वेटरी और इटली की बोलोनिया रेडियो ऑब्जर्वेटरी ने आकाश की स्कैनिंग और डेटा इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने भी जीवन की खोज से जुड़ी एस्ट्रोबायोलॉजिकल स्टडीज को सपोर्ट दिया और बाद में उन्हें अपने एक्सोमास प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया, जहां मार्स पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स और पोटेंशियली रहने लायक जगहों की खोज की जाती। जापान की नोबेयामा रेडियो ऑब्जर्वेटरी भी 1980 के दशक के अंत में सेटी रिसर्च से जुड़ी। उन्होंने खास तौर पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दिया, जिस हिस्से को वैज्ञानिक वाटर होल कहते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी बैंड है जहां हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की प्राकृतिक तरंगें होती हैं और माना जाता है कि ये अंतरिक्ष का सबसे शांत और लॉजिकली सबसे पुख्ता बैंड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पार्क्स ऑब्जर्वेटरी साफ आसमान और स्ट्रैटेजिक सदर्न लोकेशन की वजह से सेटी ऑब्जर्वेशंस में बहुत महत्वपूर्ण बनी। यह आसमान के उन एरियाज को स्कैन करती थी जिन्हें नॉर्दर्न देशों के टेलीस्कोप देख नहीं पाते थे। दिलचस्प बात यह है कि पार्क्स ने नासा के अपोलो मून मिशंस का डेटा भेजने में भी अहम भूमिका निभाई थी, ये दिखाने के लिए कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी इंसानों और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बन सकता है। 2020 में चीन का फास्ट टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, ने ऑफिशियली एलियन सिग्नल्स की खोज शुरू की। 2022 में चीन वैज्ञानिकों ने बताया कि फास्ट ने अंतरिक्ष से कुछ असामान्य बहुत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स पकड़े हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वो शायद धरती की ही किसी टेक्निकल रुकावट के कारण थे। फिर भी ये घटना दिखाती है कि सेटी, विच स्टैंड्स फॉर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, में चीन अब एक अहम भूमिका निभा रहा है और एलियन खोज की इस दौड़ में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। साल 2015 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग और अरबपति यूरी मिलर ने मिलकर ब्रेक थ्रू लिसन को अनाउंस किया, अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सेटी मिशन। इस प्रोजेक्ट में $100 मिलियन लगाए गए और दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल किए गए, जिनमें ग्रीन बैंक जो USA में है, पार्क्स ऑस्ट्रेलिया का और मीयरकैट जो साउथ अफ्रीका में है, वो शामिल थे। लक्ष्य था 1 मिलियन नज़दीकी स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर और 100 नज़दीकी गैलेक्सीज को स्कैन करना ताकि किसी इंटेलिजेंट सिग्नल का पता लगाया जा सके। ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पेटाबाइट स्केल डेटा एनालिसिस का यूज़ करता है ताकि ऐसे पैटर्न ढूंढे जा सके जिन्हें इंसान अकेले पहचान नहीं सकता। पेटाबाइट स्केल डेटा एनालिसिस का मतलब है इतने ज़्यादा डेटा को एक साथ समझना और चेक करना जितना डेटा बड़े बड़े साइंस प्रोजेक्ट्स और टेक कंपनीज इकट्ठा करती हैं, हज़ारों लाख गीगाबाइट्स। अब तक कोई पक्का एलियन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन ब्रेक थ्रू लिसन अरबों रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर चुका है और सेटी के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा रिपोजिटरी बना चुका है।
ये केवल विज्ञान नहीं है, ये ह्यूमन लेगेसी सरीखा प्रोजेक्ट है जो दिखाता है कि 1960 में फ्रैंक ड्रेक के एफर्ट से लेकर यहाँ तक हम कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं। फॉर्मल साइंस से आगे बढ़कर आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने मिलकर ऐसे क्रिएटिव स्पेस मैसेज बनाए जहां सिंबलिज्म और टेक्नोलॉजी साथ आए। कॉस्मिक कॉल 1999 और 2003। यूक्रेन के एफ पिटोरिया डीप स्पेस सेंटर से पृथ्वी के पास के स्टार सिस्टम्स की ओर भेजे गए इंटरस्टेलर रेडियो संदेशों की सीरीज थी। फिर लोन सिग्नल 2013 में, एक क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट जिसमें आम लोग भी ग्लियस 526 नाम के तारा मंडल की दिशा में अपने छोटे संदेश भेज सकते थे, यानी जनता के लिए पहला मेटी प्रयोग। इन सभी प्रयासों में साइंस भी है और सेंटिमेंट भी। ये हमारी उस चाह को दिखाते हैं कि हम सिर्फ दूसरों को खोजना नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि हमें भी खोजा जाए। ये बात कि हमें एलियन सभ्यताओं को मैसेज भेजना चाहिए या नहीं, मेटी मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, इस पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। प्रोपोनेंट्स जैसे अलेक्जेंडर ज़ैट्सेव और डगलस वॉकोच कहते हैं कि चुप रहना डरपोक होना है। उनका मानना है कि अगर कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता हमें नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती तो हमारे रेडियो, रडार और टीवी सिग्नल्स के कारण उन्हें पहले से ही हमारे अस्तित्व के बारे में पता होता। वहीं ओपोनेंट्स जैसे डेविड ब्रिन और स्टीवन हॉकिंग चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी लोकेशन खुद बता देंगे तो इससे खतरा बढ़ सकता है। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, अगर एलियंस हमारे पास आए तो नतीजा वैसा ही हो सकता है जैसा तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे और मूल निवासियों के लिए वो अच्छा नहीं था। ये बहस सिर्फ किताबों या थ्योरीज तक सीमित नहीं है। 2015 में रॉयल सोसाइटी में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी जहां ये चर्चा हुई कि बगैर पूरी दुनिया की सहमति के एलियंस को संदेश भेजना सही है या नहीं। एक पार्टिसिपेंट ने सवाल उठाया था कि पृथ्वी की तरफ से बोलने का हक किसको है। अभी तक इस मामले में कोई वैश्विक नियम या नीति नहीं बनी है। स्टार्स साइलेंट हैं और ऑफिशियली हम भी। जितने एफर्ट्स हम डालते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता, उतना ही एक सवाल और बड़ा होता जाता है। अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ कॉमन है तो वो सब कहाँ हैं? इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर। इसके कुछ पॉसिबल जवाब हैं जिन्हें ग्रेट फिल्टर थ्योरीज कहा जाता है। कुछ यूं है वो। पहला ये कि बुद्धिमान सभ्यताएं अक्सर खुद ही नष्ट हो जाती हैं, युद्ध या अपनी ही टेक्नोलॉजी से। दूसरा, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करती हैं जिन्हें हम अभी समझ या पकड़ नहीं सकते। तीसरा ये कि हो सकता है हम सबसे पहले हों उस गैलेक्सी की शुरुआती आवाज़ें जो अभी विकसित हो रही है। और चौथा ये कि शायद हमें जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसे कहते हैं ज़ू हाइपोथेसिस। इसके अनुसार पृथ्वी को एक सुरक्षित रिजर्व की तरह बस देखा जा रहा है, जैसे हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखते हैं। हर थ्योरी हमारे खोजने के तरीके पर असर डालती है। शायद हमें सिर्फ रेडियो सिग्नल्स नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि टेक्नो सिग्नेचर्स यानी एलियन टेक्नोलॉजी के निशान तलाशने चाहिए, जैसे डायसन स्फीयर्स, प्रदूषण के संकेत या लेजर एमिशंस वगैरह। मतलब अगर एलियंस हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी के निशान भी कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। डायसन स्फीयर के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल जो किसी तारे को पूरी तरह घेर ले ताकि उससे निकली सारी एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। इस आइडिया को मशहूर फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन ने पॉपुलर बनाया था। सोच ये है कि अगर कोई बहुत उन्नत सभ्यता होगी तो उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी कि सिर्फ अपने ग्रह की ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। तब वो सीधे अपने स्टार की पूरी एनर्जी पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे पॉसिबल बनाने का एक तरीका है डायसन स्फीयर का विचार। वैसे असलियत में इसे एक पूरी ठोस गेंद नहीं माना जाता। इंस्टेड इट इज़ अबाउट डायसन स्वॉर्म, यानी बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स और स्ट्रक्चर्स जो तारे के चारों ओर घूमकर उसकी एनर्जी इकट्ठा करेंगे। वैज्ञानिक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये देखकर कि कोई तारा अजीब तरह से धुंधला होता है या फिर बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड गर्मी निकालता है। ऐसे संकेत मिले तो शक होता है कि शायद वहाँ किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने डायसन स्फीयर जैसा कुछ बनाया हो। H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड से लेकर स्टार ट्रेक और कॉन्टैक्ट तक साइंस फिक्शन ने साइंस को इन्फ्लुएंस किया है और साइंस ने साइंस फिक्शन को भी। कार्ल सेगन की किताब कॉन्टैक्ट 1985, जिस पर बाद में जोडी फॉस्टर वाली मशहूर फिल्म बनी, ने ये दिखाया कि अगर पहली बार सच में एलियंस का संदेश मिल जाए तो दुनिया में इमोशनल और पॉलिटिकल केओस कैसा होगा।
कैलिफोर्निया का असली सेटी इंस्टीट्यूट भी काफी हद तक सेगन की सोच से प्रेरित था, जहां हार्ड साइंस और इंसानी जिज्ञासा साथ साथ चलते हैं। पॉप कल्चर ने इस खोज को सिर्फ डेटा से आगे बढ़ा दिया, उसने लोगों को इससे जोड़ दिया। उसने टेलीस्कोप को हैरानी और उम्मीद का प्रतीक बना दिया और वैज्ञानिकों को ऐसे सपने देखने वाले इंसान जो रेडियो से अनंत ब्रह्मांड को सुनते रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हमारी खोज भी बढ़ रही है। नई सोच और तरीके शामिल हैं। आइए उनको भी संक्षेप में जान लेते हैं। AI असिस्टेड सेटी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स और नॉन ह्यूमन पैटर्न्स पहचाने जा सके। ऑप्टिकल सेटी, जिसमें रेडियो सिग्नल की जगह एडवांस सिविलाइजेशन से आने वाली लेजर फ्लैशेस खोजी जाती हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन सेटी, इस संभावना को समझना कि शायद एलियन सभ्यताएं क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके जानकारी भेजती हों। हालांकि यह भी पूरी तरह हाइपोथेटिकल माने सैद्धांतिक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा अजीब और हैरान करने वाला साइंटिफिक फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज्यादा बहुत छोटे कण माने सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, लाखों किलोमीटर दूर भी, फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप इन पार्टिकल्स में से एक को मेजर करते हैं या उसकी स्टेट बदलते हैं तो दूसरे कण की स्थिति भी तुरंत बदल जाती है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। ये चीज हमारी क्लासिकल फिजिक्स को डिफाई करती है, लेकिन क्वांटम दुनिया में ये सच होता है। इंटरस्टेलर प्रोब्स जैसे ब्रेक थ्रू स्टारशॉट, जिसका लक्ष्य बहुत छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट्स बनाना है जो लाइट सेल की मदद से हमारे नजदीकी तारे अल्फा सेंटोरी तक भेजा जा सके। मतलब साफ है, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस और बेहतर होती जाएगी, शायद हम ब्रह्मांड की आवाज़ें उतनी ही साफ सुन पाएंगे। मीनवाइल नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब एक्सोप्लैनेट्स माने दूसरे तारों के ग्रहों के वातावरण में बायो सिग्नेचर्स खोजने लगा है, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन का ऐसा कॉम्बिनेशन जो लाइफ, चाहे माइक्रोबियल ही क्यों ना हो, की ओर इशारा करता है। हर खोज, हर सिग्नल और हर बार जब कुछ नहीं मिलता, ये सब मिलकर हमारे एक्सपेंसिव कॉस्मोस के सबसे बड़े रहस्य की कहानी में नए पन्ने जोड़ते जाते हैं। बाहरी जीवन की खोज सिर्फ दूसरे जीवों के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। हमारे हर संदेश, हर स्पेस प्रोब, हर रेडियो सिग्नल में हमारी उम्मीद, हमारी लोनलीनेस और हमारी इमेजिनेशन झलकती है। चाहे कोई जवाब मिले या ना मिले, ये प्रयास ही पूरी मानवता को जोड़ता है, देशों, भाषाओं और पीढ़ियों से परे। आसमान की ओर बढ़ा हर कदम हमें एक साझा सपना देता है कि हम अकेले नहीं हो सकते, और अगर हैं भी, फिर भी हम खोजते रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी। कार्ल सेगन ने वॉयेजर द्वारा ली गई पेल ब्लू डॉट तस्वीर को देखकर बहुत सुंदर बात कही थी। उस छोटे से बिंदु को फिर से देखो, वही हमारा घर है, हम सब वहीं रहते हैं। इंसानों का इतिहास, हर इंसान जो कभी जन्मा, सब उसी धूल के कण पर थे जो सूरज की रोशनी में तैर रहा है। हम अपने संदेश सिर्फ सुने जाने की उम्मीद में नहीं भेजते, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए भी कि इंसानियत एक प्लैनेट की आवाज बन सकती है, उसे रिप्रेजेंट कर सकती है। फ्रैंक ड्रेक की छोटी सी रेडियो डिश से लेकर चीन के 500 मीटर वाले फास्ट टेलीस्कोप तक, अरेसेबो के रेडियो सिग्नल से लेकर वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड तक, एलियन से संपर्क करने की हमारी कोशिशें दशकों, विचारधाराओं और पीढ़ियों तक फैली रही हैं। अब तक हमें कोई नहीं मिला, लेकिन आसमान को खोजते खोजते हमने शायद उतना ही गहरा सच पाया है कि हम सब एक छोटे से ग्रह पर जन्मे ब्रह्मांड के यात्री हैं, और हम किसी बड़े सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी और से जुड़ना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कभी न कभी, शायद हजारों साल बाद, हमारे किसी संदेश को कोई पाले। शायद खाली अंतरिक्ष में तैरता कोई गोल्डन रिकॉर्ड या बहुत हल्का सा सिग्नल जो किसी दूसरी दुनिया के कानों तक पहुंचे। और फिर कहीं दूर, बहुत दूर, जहां जीवन मुमकिन है, वहां खड़ा कोई बुद्धिमान प्राणी ये सोच सकता है, ये कौन थे और ये क्या कहना चाहते थे। आज की वीडियो यहीं तक। अपने यूनिवर्स से जुड़े किस्से अगर आप चाहते हैं हम आप तक लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन खुला है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।